अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा और आप लोग देख रहे हैं तलाश फेस एकेडमी। आज फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 4 का हम लोग जो है वो सेकंड लेक्चर कवर कर रहे हैं। और आज के लेक्चर में कोवेलेंट बॉन्ड, जैसा कि आपको नज़र भी आ रहा है स्क्रीन के ऊपर, इस टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, कितनी टाइप का होता है, क्या है एक्चुअली कोवेलेंट बॉन्ड, और फिर जो कोवेलेंट कंपाउंड्स बनते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले एक बात है कि उसको हम रिवाइज भी कर लेते हैं कि कोई भी एटम जो है वो क्यों बॉन्ड बनाता है, बॉन्ड बनाने के पीछे वजह क्या है। तो देखो, आपको मालूम है, अगर मैं यहाँ पर देखूँ हाइड्रोजन को, तो हाइड्रोजन के पहले शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, और फर्स्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है? फर्स्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए हमें पता है कि ज़रूरत होती है 2 इलेक्ट्रॉन्स की। यानी कि अगर हाइड्रोजन को स्टेबल होना है तो उसको स्टेबल होने के लिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, ठीक है ना। और इसी तरीके से अगर हीलियम को देखो तो हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, एर्गन हो गई, ये जो है वो बिल्कुल स्टेबल हैं, ठीक है ना। ये रिएक्टिव नहीं होते, ये स्टेबल होते हैं, इन्हें रिएक्शन करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए इन केस ऑफ हीलियम तो ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया, यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन भी हों तो वो कंप्लीट कहलाता है, और उसके बाद जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो जो नियॉन का सेकंड ऑर्बिट है उसके अंदर आप देख लो 8 इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं, 2 2 4 2 6 और 2 8। और इसी तरीके से अगर एर्गन की बात करें तो यहाँ पे आप देख लीजिए 2 2 4 2 6 2 8, यानी कि हमें जो है वो ऑक्टेट रूल जो है वो कंप्लीट करना पड़ता है। ऑक्टेट रूल क्या है कि जो ऑर्बिट होना चाहिए, अगर पहला ऑर्बिट है तो 2 ही इलेक्ट्रॉन से फुल हो जाता है, और उसके बाद जो है उनको कंप्लीट होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। तो देख लो सेकंड शेल के अंदर अब यहाँ पर लिथियम के पास एक इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इसको कितने की जरूरत है? इसको कंप्लीट करने के लिए जरूरत है 7 इलेक्ट्रॉन की, ठीक है ना। या तो 7 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है या फिर इसे एक इलेक्ट्रॉन को निकाल के एक ही ऑर्बिट हो जाएगा, तो नतीजे में जो है वो ये लिथियम जो है वो स्टेबल हो जाएगा। इसी तरीके से कार्बन है, जिसके जो है वो शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहे हैं, नाइट्रोजन के अंदर यहाँ पर नज़र आ रहे हैं 4 इलेक्ट्रॉन, इसी तरीके से ऑक्सीजन। तो कहने का मकसद ये है कि तमाम के तमाम जो एटम्स हैं बेसिकली वो अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं। स्टेबल करने के लिए उन्हें रूल ऑफ ऑक्टेट, ऑक्टेट का मतलब ये है कि उन्हें 8 इलेक्ट्रॉन करने पड़ेंगे अपने ऑर्बिट के अंदर, तब जाके वो स्टेबल हो जाएंगे, लेस रिएक्टिव हो जाएंगे। तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स, सारे के सारे जो एटम्स हैं वो चाहते तो यही हैं कि वो स्टेबल हो जाएं, ठीक है। जैसे कि एर्गन की एक एग्जांपल ली जाए तो एर्गन की एग्जांपल के अंदर ये हमारे न्यूक्लियस नज़र आ रहा है, न्यूक्लियस के अंदर जो है वो 18 प्रोटॉन्स नज़र आ रहे हैं, इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 18 ही होता है, और ये जो नेगेटिव नज़र आ रहे हैं सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो आप देख सकते हो जो पहला ऑर्बिट है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो फर्स्ट शेल जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करता है। सेकेंड में आ जाओ तो सेकेंड के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन थे, फिर 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, और थर्ड शेल में भी कितने आ गए? 8 इलेक्ट्रॉन। और इसी वजह से, क्योंकि रूल ऑफ ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, 8 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इस वजह से एर्गन जो है वो स्टेबल है, उसको रिएक्शन करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, वो तो बिल्कुल आराम से जो है वो स्टेबल है। मतलब समझ लो ना जो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हम भी जैसे फॉर एग्जांपल अपनी लाइफ के अंदर स्टेबल होना चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि अनस्टेबिलिटी रहे। तो बेसिकली एटम्स हो या हम सब चाहते हैं स्टेबिलिटी की तरफ, ठीक है जी। अब देख लेते हैं व्हाट इज इन द केस ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन के केस के अंदर क्या है? अभी एर्गन का देखा, वहाँ तो रूल ऑफ ऑक्टेट कंप्लीट हुआ हुआ है, और अभी क्लोरीन को देखोगे तो क्लोरीन का जो थर्ड शेल है इसके अंदर 7 इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है क्लोरीन को अपना जो ऑक्टेट रूल है उसको कंप्लीट करने के लिए। और इसी तरीके से अगर सोडियम की एग्जाम्पल ली जाए तो इसके थर्ड शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। अब या तो वो 1 इलेक्ट्रॉन को जो है वो रिलीज करे या फिर यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन को गेन करे, बहरहाल कंप्लीट करने के लिए उसे बॉन्ड बनाना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये मैं आपको पहले समझाना चाह रहा था कि वाई किसी भी एटम को जरूरत होती है टू मेक अ बॉन्ड, क्यों बॉन्ड बनाता है? स्टेबल होने के लिए, और वो यकीनन और रूल ऑफ ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए होता है। कैसे कंप्लीट होगा इन कोवेलेंट बॉन्ड द रूल ऑफ ऑक्टेट? केमिकल बॉन्ड जो कि फॉर्म होता है 2 एटम्स के दरमियान में बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग होती है, आपस में शेयर करते हैं, ठीक है ना। शराकतदारी होती है, शराकत करते हैं, शेयरिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की, और इसी वजह से उसको कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है ना। कोवैलेंट इसी वजह से कहते हैं, को कहते हैं साथ साथ, और ये वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि बेसिकली दोनों इलेक्ट्रॉन्स के साथ होते हैं, इसी वजह से उन्हें कोवैलेंट बॉन्ड कहा जाता है। तो एक ऐसा केमिकल बॉन्ड जो कि फॉर्म होता है जब 2 एटम्स इलेक्ट्रॉन को शेयर करें। जबकि मैंने आपको जो है
आयोनिक बॉन्ड में क्या समझाया था, एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है। वहां पे लूजिंग और गेनिंग हो रही थी, यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे शराकतदारी हो रही है, म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है कि कुछ जो है वो आप मिलाइए, कुछ जो है वो हम मिलाएंगे, और इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो उनका पेयर बनेगा जिसको हम शेयर कर लेंगे। और डिटेल में देख लो, जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो फॉर्म होता है कि हर एक एटम जो है वो इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को प्रोवाइड करता है। ठीक है ना, ये बात कंफर्म है, इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को प्रोवाइड करेगा। अगर एक एटम जो है वो एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो दूसरा भी एक देगा, एक अगर दो दे रहा है तो दूसरा भी दो देगा। लेकिन हाँ याद रखो, देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक प्लेस, इलेक्ट्रॉन का एक्चुअल कोई भी ट्रांसफर नहीं होता वहां पर। और हर इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो अट्रैक्ट होता है दोनों न्यूक्लियस से। जाहिर सी बात है, अगर इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, फॉर एग्जाम्पल दरमियान में अगर दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है ना, ये एक इलेक्ट्रॉन आ गया और ये एक इलेक्ट्रॉन आ गया, और यहाँ पर कोई भी एक न्यूक्लियस है, यहाँ पर कोई भी एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में हमें पता है पॉजिटिव चार्ज होता है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये यहाँ से शेयरिंग में आ गए, तो अब ये पॉजिटिव जो है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इसको भी अट्रैक्ट करेगा, इसको भी अट्रैक्ट करेगा। तो नतीजे में आप देखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो दोनों तरफ अट्रैक्ट हो रहा होता है। इसी तरीके से केमिकल बॉन्ड फॉर्म होता है दो सिमिलर एटम्स के दरमियान में, वो हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड होता है। याद रखो, याद रखो, दो एक जैसे एटम्स के दरमियान में तो आयनिक बॉन्ड बन ही नहीं सकता। दो एक जैसे एटम्स है उनके दरमियान में बनेगा ही कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है ना, दो सिमिलर एटम्स के दरमियान में सिर्फ और सिर्फ शराकतदारी होती है, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। इसी तरीके से तीसरा पॉइंट हो जाएगा, जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो स्पेंड करते हैं मच ऑफ द टाइम बिटवीन द न्यूक्लियाई, दरमियान में ही रहते हैं, और फिर रिजल्ट होता है अट्रैक्टिव फोर्सेज होती हैं, नेगेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज ऑफ न्यूक्लियाई, जैसा कि इससे पहले मैंने आपको समझाया फिगर ड्रॉ करके। एक पॉइंट और है, इन एक्चुअल प्रैक्टिस जो शेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होता है वो एक्चुअली स्प्रेड हो जाता है जो बॉन्डिंग एटम्स है उनमें, और वो जो है वो दोनों की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है, चाहे वो ड्यूप्लेट हो, इन केस ऑफ हीलियम जैसा कि मैंने आपको बताया कंप्लीट हो जाता है, या ऑक्टेट रूल हो। तो एक्चुअली वो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो दोनों की रिक्वायरमेंट को पूरा कर देते हैं। ये बिल्कुल इस तरीके से आप समझिए कि एक जो है वो ब्लैंकेट है, ठीक है ना, एक ब्लैंकेट है, और उसको जो है वो दो लोग जो है वो यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, उसको शेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो दोनों का काम हो रहा है ना, दोनों की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है। तो हो सकता है कि अगर किसी को ज्यादा सर्दी लग रही हो तो कंबल उसकी तरफ ज्यादा हो, वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, लेकिन समझ लो कि दोनों ने उस कंबल को क्या कर लिया, शेयर कर लिया। दोनों ने, फॉर एग्जाम्पल लंच की एग्जाम्पल ले लो कि भाई लंच है और उसको शेयर कर लिया, इक्वली शेयर कर लिया कि ठीक है थोड़ा लंच आप खा लें, थोड़ा लंच मैं खा लूं। उससे क्या हो जाएगा कि दोनों के दोनों की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाएगी। ठीक है जी, अब फॉर एग्जाम्पल ये पहला एटम है, एटम 1 हो गया, इसके अंदर आप देख लो कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं एटम 1 के अंदर। जो दूसरा एटम है वो हो गया एटम नंबर 2, और ये आ गया बी। अब आप देख सकते हो इसके पास क्या है, 1 2 3 4 5 6, और इसके पास भी 7 है, इसके पास भी 7 आ रहे हैं। अब ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं जो एरोस में दरमियान में हम ऐड करके दिखा रहे हैं, ये आपस में शेयर हो जाएंगे, और शेयर होके पता क्या होगा, शेयर होके कुछ ऐसी फिगर होगी, और ये बन जाएगा कोवैलेंट मॉलिक्यूल। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये यहाँ भी रिवॉल्व कर रहे हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इधर भी रिवॉल्व कर रहे हैं, तो इस तरीके से दोनों की जो रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट हो जाएगी। अब आप देखो तो 1 2 3 4 5 6, ये क्योंकि इस पे भी शामिल हैं तो 8 इधर के भी हो गए, 1 2 3 4 5 6, और ये दोनों इधर भी शामिल हैं तो 8 इधर भी हो गए। तो दोनों का जो रूल ऑफ ऑक्टेट था वो कंप्लीट हो गया, नतीजे में दोनों की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई विद द हेल्प ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। इसी वजह से ये बना एक कोवेलेंट मॉलिक्यूल। ठीक है ना। अच्छा, अब पहली एक टाइप होती है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड की 3 टाइप्स हैं मेन, उनको पहले डिस्कस कर लेते हैं। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से क्या मुराद है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड वैसे तो नाम से ही जाहिर है, जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है जो कि फॉर्म होता है म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ वन इलेक्ट्रॉन पेयर। एक इलेक्ट्रॉन का पेयर शेयर होगा, यानी कि दोनों के दोनों जो एटम्स हैं वो एक एक इलेक्ट्रॉन मिलाएंगे तो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बन जाएगा, और उसे कहते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है ना, सिंगल बॉन्ड भी कहते हैं, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड भी कहते हैं, और इसको डिनोट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ अ सिंगल शॉर्ट लाइन। एक सिर्फ लाइन बनती है दो एटम्स के दरमियान में। मिसाल के तौर पे अगर कार्बन में है तो हम इस तरीके से बना देंगे, फॉर एग्जांपल अगर हाइड्रोजन में है तो हम इस तरीके से बना देंगे। तो एक सिंगल लाइन के जरिए जो है वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड को शो किया जाता है। और याद रखो, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से क्या मुराद हो गई, एक इलेक्ट्रॉन पेयर को म्यूचुअली शेयर किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये आ गया हमारे पास हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन है न्यूक्लियस के अंदर और एक ही इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा है, और एक दूसरा हाइड्रोजन आ गया, ठीक है ना, इसके पास भी ऐसी एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, और दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना फर्स्ट शेल कंप्लीट करने के लिए। फर्स्ट शेल कंप्लीट करने के लिए हमें रूल ऑफ ड्यूप्लेट कंप्लीट करना पड़ता है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए।
तो दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। क्या करेंगे, ये एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन इधर भी रिवॉल्व करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर भी रिवॉल्व करेगा, नतीजे में दोनों की रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो जाएगी। तो ये बना एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि दोनों ने एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को शेयर किया है। और सिंगल बॉन्ड देख लो इस तरीके से शो होता है, जैसे मैंने आपको बताया, एक सिंगल शॉर्ट लाइन से। फॉर एग्जांपल दो हाइड्रोजन के दरमियान में, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन और ये आ गया सिंगल लाइन के जरिए सिंगल बॉन्ड हमने शो कर दिया। इसके बाद बारी है डबल कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो डबल भी होता है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, और नाम से ही जाहिर है, जैसे सिंगल आपने याद रखा। ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड जो कि फॉर्म होता है दो एटम्स के दरमियान में बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है ना, 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन के पेयर हैं तो 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो ऐसी म्यूचुअल शेयरिंग को डबल कोवेलेंट बॉन्ड कहा जाता है, और इसको डिनोट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ डबल शॉर्ट लाइन। दो लाइनें बन जाती हैं, तो दो लाइनों के जरिए हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर कार्बन में भी डबल बॉन्ड बनता है तो इस तरीके से दो लाइनों के जरिए जाहिर किया जा सकता है। तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर दो इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन में बड़ा कॉमन है, तो ऑक्सीजन के अंदर फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, ओके फाइन। सेकंड ऑर्बिट के अंदर 8 होते हैं टोटल ना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास, तो दूसरे में 6 आएंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है जी। अब क्या होगा, यहाँ पर एक और ऑक्सीजन अगर मौजूद है, ठीक है, तो दोनों को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना सेकंड जो शेल है उसको कंप्लीट करने के लिए, यानी कि रूल ऑफ ऑक्टेट, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 6 हैं दोनों के पास, तो 2 चाहिए। नतीजे में क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये आपस में शेयर होंगे और 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, और जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे तो नतीजे में आप देख लो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर हमें 2 पेयर मिले जो कि शेयरिंग हो रहे हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे जो बॉन्ड बना, और ये जो दोनों पेयर्स हैं इधर भी रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे, इधर भी रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे, नतीजे में दोनों की रिक्वायरमेंट फुलफिल हुई, और ये बना हमारे पास ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के दरमियान में एक डबल बॉन्ड, जो कि मैंने आपको बताया डबल शॉर्ट लाइन के जरिए जाहिर किया जाता है। ओके, तीसरा जो है वो कहलाता है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब पैटर्न तो समझ गया ना, सिंगल, डबल और अब आ गया ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, एक ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड जो कि म्यूचुअल शेयरिंग होती है 3 इलेक्ट्रॉन पेयर की। 3 इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के अंदर होते हैं, तो वो कहलाता है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, और इसको डिनोट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ ट्रिपल शॉर्ट लाइन, 3 लाइनों के जरिए। और फिर मैं कार्बन की मिसाल दूंगा, क्योंकि कार्बन बड़ा कॉमन है, उसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड भी पाया जाता है, तो यहाँ पर हम 3 लाइनों के जरिए जाहिर कर सकते हैं ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड को। और नाइट्रोजन के अंदर कॉमन है, तो देख लो नाइट्रोजन आ गया हमारे पास। नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो तो 7 है, तो 7 इलेक्ट्रॉन होंगे दोनों नाइट्रोजन के पास। पहले ऑर्बिट में 2 आ गए, और इसके अलावा कितने बचे, 5, 1 2 3 4 5। अब कितने चाहिए इसको फुलफिल करने के लिए, दोनों नाइट्रोजन को फुलफिल करने के लिए, इस नाइट्रोजन को फुलफिल करने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 और चाहिए, इसको पास भी 5 हैं, 3 और चाहिए। तो अब ये 3 की रिक्वायरमेंट कैसे फुलफिल होगी, जो 3 इलेक्ट्रॉन हैं सेकंड शेल के अंदर जिनकी ज़रूरत है, ये 3 इलेक्ट्रॉन्स को ये वाला ये वाला ये वाला और इसी तरीके से यहाँ के 3 इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयर करेंगे, और नतीजे में आप देखोगे तो यहाँ पर हमें आप देख सकते हो क्लियरली, यहाँ पर एक नाइट्रोजन मॉलिक्यूल बना, और ये 3 जो पेयर्स हैं ये इधर भी रिक्वायरमेंट फुलफिल करेंगे, इस नाइट्रोजन के गिर्द भी रिवॉल्व करते रहेंगे, और नतीजे में नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के दरमियान में बनेगा एक ट्रिपल बॉन्ड, जो कि ट्रिपल शॉर्ट लाइन के जरिए हम जाहिर करते हैं। ठीक है ना, तो ये तो हो गए 3 टाइप के बॉन्ड जो कि आमतौर पर कॉमनली विद रिस्पेक्ट टू हम जो है वो डिस्कस कर रहे हैं कि कितने पेयर्स को शेयर किया जा रहा है। बट विद रिस्पेक्ट टू चार्ज जो कोवेलेंट बॉन्ड है उसकी भी 2 टाइप्स होती हैं, उसको भी 1 बाय 1 समझना है। पहला कहलाता है नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, एक ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड जो कि नॉन पोलर है, जिसमें कोई पोल मौजूद नहीं है। क्या मकसद, एक ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड जो कि फॉर्म होता है 2 लाइक एटम्स के दरमियान में, 2 एक जैसे एटम्स के दरमियान में, उसे नॉन पोलर बॉन्ड कहा जाता है। एक जैसे मतलब 2 हाइड्रोजन के दरमियान में, 2 नाइट्रोजन के दरमियान में, 2 ऑक्सीजन के दरमियान में, वो होते हैं नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। सिंस डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जीरो, जाहिर सी बात है अगर दोनों सेम है, अगर दोनों हाइड्रोजन है, दोनों ऑक्सीजन है, तो दोनों की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ठीक है ना, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा, डिफरेंस जो है वो जीरो होगा। इसी वजह से जो दोनों एटम्स हैं वो अट्रैक्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर्स को इक्वली, और इस वजह से दोनों एटम्स के ऊपर कोई भी चार्ज अपेयर नहीं होता, तो पूरा का पूरा जो मॉलिक्यूल होता है वो न्यूट्रल रहता है। ठीक है ना, आई होप बात समझ में आ गई। मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर जो है वो 2 एटम्स हैं और दोनों के दोनों सेम है, तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम रहेगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या थी, चैप्टर नंबर 3 में हम लोगों ने पढ़ा, ये होता है इलेक्ट्रॉन
पेयर को अट्रैक्ट करने की सलाहियत। तो क्योंकि दोनों सेम एटम्स हैं तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी, कोई डिफरेंस नहीं होगा। कहने का मकसद ये है कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर है उसको इक्वली अट्रैक्ट किया जाएगा, किसी भी एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा, और नतीजे में जो पूरा का पूरा मॉलिक्यूल होगा वो न्यूट्रल होगा। और न्यूट्रल का मतलब हो गया वो होगा नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे कि आप देखो दो आइडेंटिकल एटम्स हैं, लेट से दो नॉन मेटल्स हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पर जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी होगी ए की उतनी ही इसकी होगी, जाहिर सी बात है, एक ही तो एटम है। तो अगर शेयरिंग होगी तो आप देखोगे इस तरीके से हमें इक्वल शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन नजर आएगी और एक नॉन पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल बनेगा। ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, जितना ये वाला ए अट्रैक्ट कर रहा है उतना ये वाला ए अट्रैक्ट कर रहा है, दोनों बराबर का अट्रैक्ट कर रहे हैं। इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन जो है वो दरमियान में ही रहेंगे, किसी के ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा एटम के ऊपर, और जब चार्ज नहीं आएगा तो पूरा का पूरा जो मॉलिक्यूल है वो न्यूट्रल या नॉन पोलर रहेगा। जबकि क्या होगा पोलर में? अच्छा, एग्जांपल्स हैं वो मैंने आपको पहले बताई थी, हाइड्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन वगैरह के दरमियान में सिमिलर एटम्स हैं। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर क्या होगा? एक ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड जो कि फॉर्म होता है दो डिफरेंट एटम्स के दरमियान में, तो वो पोलर होता है। डिफरेंट होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिफरेंट होगी, कोई ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, कोई कम अट्रैक्ट करेगा, चार्ज बनेगा जिसे हम पोल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब कोवेलेंट बॉन्ड बनता है बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, ठीक है ना, तो अगर हम बात करें यहाँ पर हमारे हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान में, तो ये पोलर होता है नेचर में। क्यों होता है? क्योंकि जो क्लोरीन है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन के लिहाज से। हाइड्रोजन के लिहाज से जो हमारा क्लोरीन है वो ज्यादा क्या है? वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, इस वजह से क्या होगा? जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो शिफ्ट होगा टुवर्ड्स क्लोरीन एटम। जब क्लोरीन ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन पेयर को, तो जाहिर सी बात है जो क्लाउड है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, वो ज्यादा शिफ्ट होगा क्लोरीन एटम की तरफ, और इस वजह से एक नेगेटिव चार्ज अपीयर हो जाएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज अपीयर हो जाएगा क्लोरीन पे, और नतीजे में हाइड्रोजन पे एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो जाएगा। समझ गए? ये हाइड्रोजन और क्लोरीन से मिसाल दी है क्योंकि उनका जो नेचर है वो पोलर नेचर है कहने। और बात यह है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा, जो क्लोरीन है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मीन्स कि वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचेगा। अगर ज्यादा अपनी तरफ खींचेगा तो नेगेटिव उसकी तरफ ज्यादा आएगा, इस वजह से उसके ऊपर नेगेटिव पार्शियल चार्ज आएगा, और अपने आप फिर हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जैसे कि ये आ गया हमारे पास अनपेयर्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। ये फॉर एग्जांपल नॉन मेटल है कोई एक एटम 1, और दूसरा भी नॉन मेटल या मेटलाइट हो सकता है। अब आप देख लो यहाँ पे शेयरिंग हो रही है, यही आप हाइड्रोजन और क्लोरीन के जरिए भी समझ सकते हो। तो अब क्या है, एक जो एटम है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और एक कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर ये शेयर करेंगे तो क्या होगा? देखिए शेयरिंग करके क्या हो गया, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है बी। बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो उसने क्या करा, उसने इस पेयर को अपनी तरफ खींच के रखा हुआ है। जब उसने अपनी तरफ खींच के रखा हुआ है तो आप शेप ऑफ मॉलिक्यूल देख लो कैसा हो गया। अब जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो बी की तरफ ज्यादा है, इसी वजह से इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया, और जब इलेक्ट्रॉन दूर हो गए ए से तो इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इस तरीके से पार्शियल पॉजिटिव या पार्शियल नेगेटिव बनता है। तो जब एटम के ऊपर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आ गया, मीन्स कि उसमें पोल्स आ गए पॉजिटिव और नेगेटिव, इस वजह से वो कहलाता है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहने की वजह यही है कि उसमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और ये होता है डिसिमिलर एटम्स के दरमियान में। एटम्स डिफरेंट होने चाहिए क्योंकि जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा उतना ज्यादा मॉलिक्यूल जो है वो पोलर बनेगा। और आखिरी बात जो आज के लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस करनी थी वो थी प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। तो इसको भी जल्दी जल्दी गो थ्रू कर लेते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि जो मॉलिक्यूलर फॉर्म है, जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं एज अ सेपरेट मॉलिक्यूल। क्यों? मॉलिक्यूल के तौर पे मिल जाते हैं हमें क्योंकि वो फॉर्म होते हैं बाय न्यूट्रल एटम्स, जो जिनमें कोई भी चार्ज नहीं होता। आयनिक के अंदर ऐसा नहीं था क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव थे, बट यहाँ पे तो न्यूट्रली होते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। और जो फोर्सेज होती हैं अट्रैक्शन की बिटवीन दीज मॉलिक्यूल्स वो बहुत ही वीक होती हैं एज कम्पेयर टू आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड में पॉजिटिव नेगेटिव की अट्रैक्शन की वजह से जो है वो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा थी, और यहाँ पे जो है वो होती हैं बट कम होती हैं, वीक बॉन्ड होता है यहाँ पर। स्टेट की अगर बात की जाए तो क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज वीक होती हैं, जैसे कि आपको बताया कोई चार्ज वगैरह तो इन्वॉल्व होता नहीं है, तो जो कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं या कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो ज्यादातर लिक्विड होते हैं और गैसेज होते हैं, जबकि आयनिक में मैंने आपको बताया था कि ज्यादातर वो सॉलिड्स होते हैं। लेकिन हाँ, कुछ कोवेलेंट सब्सटेंसेस सॉलिड भी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आयोडीन, लेकिन बहरहाल ये बहुत रेयर केसेस, ज़्यादातर लिक्विड्स और गैसेज ही होते हैं। लिक्विड्स के अंदर एग्जांपल है वाटर की, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, ठीक है, ब्रोमीन की,
और इसी तरीके से अगर हम बात करें गैसेस में, तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, हाइड्रोजन गैस हो गया, क्लोरीन गैस हो गया, अमोनिया हो गया, ये सब कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं, यानी कि इनमें कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है। वॉलेटिलिटी की बात करें तो ये वॉलेटाइल होते हैं, क्योंकि वीक एटम वीक जो है वो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं, तो इजीली जो है ये एवापोरेट कर जाते हैं, वॉलेटाइल होते हैं। और एक और बात है कि इनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है, जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो भी बहुत कम होती है। इनके जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वो भी कम होते हैं, जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो भी कम होते हैं, जबकि आयोनिक में मैंने आपको बताया था उनमें स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती हैं, तो ये जो पॉइंट्स होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, वो ज़्यादा होते हैं। और इसी तरीके से एक प्रॉपर्टी और है, वो ये है कि जो ये सॉल्युबल जो है, सॉलिबिलिटी अगर देखी जाए वाटर के अंदर, जो कोवेलेंट कंपाउंड है जनरली वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, जबकि आयनिक जो है वो इजीली अपने चार्ज की वजह से सॉल्युबल हो जाते हैं। और आखिरी बात ये है, अगर हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें, तो जो नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं वो कंडक्ट नहीं करते इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज उनमें कोई चार्ज ही नहीं होता है ना। आयनिक कंपाउंड में तो चार्ज होता है, इनमें कोई चार्ज ही नहीं होता, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। लेकिन हाँ, पोलर में क्योंकि आपको पता है कि पार्शियल नेगेटिव या पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वो फिर भी कंडक्ट कर देते हैं। ठीक है ना। तो ये 6 वो पॉइंट्स हैं जो कि आप कोवेलेंट कंपाउंड्स के हवाले से याद रखिएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स। आई होप आज का लेक्चर जो है वो बेनिफिशियल रहा होगा, कोई कंफ्यूजन रहनी नहीं चाहिए। अगर है तो आप बिल्कुल लिखना कमेंट सेक्शन के अंदर, मैं इंशाल्लाह रिप्लाई करूंगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।